सीता जी की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू बिंदु, दूसरी सरिता और तीसरी नेहा। बड़ी बहू बिंदु जो थी वो खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। घर में सारे लोगों को बिंदु का बनाया खाना बहुत ज्यादा ही पसंद आता था। और दूसरी बहू सरिता घर को सुंदर दिखाने में और हर जगह साफ रखने में बहुत ज्यादा माहिर थी। और सबसे छोटी बहू नेहा घर में कोई मेहमान आता तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहने देती थी। इस तरह सीता जी की तीनों बहुओं में 3 खासियत रहते थे। एक बार की बात है कि बिंदु ने सारे परिवार के लिए पराठे बनाए थे और रात के खाने में सारे लोग डाइनिंग के पास आते हैं और खाना खाने लगते हैं। बिंदु के बनाए पराठे खाने के बाद परिवार के सारे लोग बिंदु की बड़ी तारीफें करने लगे, क्योंकि वो बनाती ही कुछ इतना स्वादिष्ट थी। बिंदु की इतनी तारीफ सुनकर दूसरी बहू सरिता और तीसरी बहू नेहा को बहुत ज्यादा ही जलन होने लगी। तभी सरिता उन लोगों से कहने लगी, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? अगर पराठा अच्छे से बन गया तो इसमें इतना भी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? 2 दिन का वक्त मिल गया तो हम भी बना लेंगे। हाँ सरिता भाभी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। 2 दिन का समय हमें मिल गया ना, तो इनसे भी अच्छे पराठे हम बनाकर दिखाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। अरे बहू, क्या हो गया है तुम लोगों को? पराठे के बारे में झगड़ा करने लगी? अब तुम दोनों से किसी ने कुछ कहा था क्या? नहीं ना? सीता जी की ये बात सुनने के बाद सरिता और नेहा दोनों ही अपनी सास से कहते हैं कि नहीं नहीं माँ जी, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमें बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए। हम तो बड़े भाभी से भी अच्छे पराठे बनाकर आपको खिलाएंगे। इतनी बात सुनकर बड़ी बहू बिंदु कहती है कि रहने दीजिए माँ जी, अगर इन दोनों को कुछ बनाने का इतना शौक है तो हम उनको कुछ करने का मौका देते हैं ना। अगर वो दोनों भी पराठे अच्छे से बनाना सीख जाएंगी तो हमारे लिए ही अच्छा होगा ना, कोई ना कोई खाना बना लेगा। ये बात सुनकर सीता जी भी हाँ कहती है और उन दोनों बहुओं को पराठे बनाने का मौका दे देती हैं। और साथ ही ये भी कहती है कि अगर तुम दोनों बिंदु के जैसे स्वादिष्ट पराठा नहीं बना पाओगे तो मेरी बड़ी बहू से तुमको माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात सुनकर सरिता और नेहा दोनों ही राजी हो जाते हैं और इस शर्त के लिए मंजूर होते हैं। 2 दिन गुजर गए थे और तीसरे दिन सारे लोग रात को खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं। सरिता और नेहा दोनों ने मिलकर जो पराठे बनाए थे वो सारे लोगों को देते हैं और बाकी परिवार के सदस्य उसको खाने लगते हैं। उसका स्वाद चखने के बाद परिवार के किसी भी आदमी को वो पराठे पसंद ही नहीं आए थे, जिससे बेचारों ने पेट भर के खाना तक नहीं खाया था और आधे पेट से ही वो लोग वहाँ से उठकर चले गए थे। ये सब कुछ देखकर सीता जी को बहुत बुरा लगा था। तभी वो अपनी बहुओं से कहती है, मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने तो जिद पकड़ी बैठी थी कि हम भी पराठे बनाएंगे, हम भी पराठे बनाएंगे। देख लिया ना तुम दोनों के पराठे का कमाल। किसी ने पेट भर के खाना तक नहीं खाया। मैं कितनी उदास हूँ ये चीज को देखकर। बेचारे पेट भर के खाना नहीं खा पाए। अब मिल गई ना तुम दोनों के दिल को तसल्ली। अब जाओ यहाँ से। अरे अगर किसी का काम अच्छा लगेगा तो उनकी तारीफ तो करेंगे ही ना। किसी की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हम लोग नीचा बता रहे हैं। अरे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर होता है। अब बिंदु बहू के अंदर खाना अच्छे से बनाने का गुण है, तुम दोनों के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा गुण होगा, लेकिन जब जरूरत आएगी तब जाकर दिखेगा ना। इसमें इतनी जल्दी करने की या फिर झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी इतनी तारीफें वो लोग कर रहे थे ना, इसलिए मैं सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन आपकी तारीफ आपका काम देखकर कर रहे थे, ये मैंने समझा नहीं था। लेकिन आज के बाद कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हाँ भाभी, सरिता भाभी ना बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही आपके साथ बर्ताव किया था, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। माफ कर दीजिए भाभी, आप बड़ी हैं, लेकिन हम वो सब कुछ भूल गए थे, जलने लगे। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह
दोनों छोटी बहुएं मिलकर बिंदु से माफी मांगती है और उसके सासू माँ से भी वो लोग माफी चाहते हैं। उसके बाद घर के सारे लोग उन दोनों को माफ भी कर देते हैं और समय मामूली तरह से बीतने लगा। कुछ और समय गुजर गया था। एक बार की बात है कि सीता जी की एक मौसी थी जिनका नाम दमयंती था। सीता जी के घर दमयंती पहुंचती है और अपनी मौसी को अपने घर में देखकर सीता जी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। दमयंती जी के घर पहुंचते ही सारी बहुएं मिलकर उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। दमयंती जी के घर पहुंचने के बाद नेहा उनकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करने लगी और सरिता दमयंती जी का कमरा बहुत साफ रखने लगी, हर चीज उसकी जगह पर रखने लगी। और रहा सवाल बिंदु का, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दमयंती जी को खिलाने लगी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होकर उनके घर में रहने लगी। आई तो 1-2 दिन के लिए थी, लेकिन उनका ये प्यार और उनकी मर्यादा को देखकर दमयंती जी पूरे 10 दिन के लिए सीता जी के घर में ही रुक गई थी। ऐसे मौसी जी को इतना खुश देखकर सीता जी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। 10 दिन ऐसे ही देखते देखते ही निकल गए थे। फिर दमयंती जी के जाने का समय आ गया था। तब बहुत ही खुश होकर दमयंती जी सीता जी के पास आती है और उनसे बात करती है। अरे सीता, तू ना बेटी बहुत ज्यादा खुशनसीब है। तेरी तीनों की तीनों बहुएं बहुत ही गुणवंती है बेटा। हाँ, एक बहू तो खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है कि उंगलियां चाट जाए, और दूसरी घर को इतना खूबसूरत रखती है, हर सामान अपनी जगह रखती है। बड़ी अच्छी लड़की है। और छोटी बहू इतनी मेहमान नवाज है कि क्या बताऊं। हर वक्त आगे पीछे घूमती रहती है कि कहीं कोई जरूरत न पड़ जाए। अरे वाह बेटी, घर हो तो तेरे जैसा। मैं तेरे यहाँ आकर बहुत खुश हूँ सीता बेटी। तेरा घर हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहे। तेरी बहुएं, तेरे बच्चे और तू हमेशा भगवान की कृपा से हंसते खेलते रहे। यही मेरा तुम सब के लिए आशीर्वाद है बेटी। इतनी बात कहकर सारे परिवार के लोगों को दमयंती जी आशीर्वाद देती हैं और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर सीता जी को भी बहुत ज्यादा खुशी मिली थी कि उनकी मौसी इतनी खुश होकर उनके पास रही और जाते समय भी उतनी ही खुशी से और प्यारी प्यारी यादों के साथ वो वापस गई थी। बहुओं को बुलाती है और उनसे बात करती है। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारे अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण छुपे हुए हैं। मौसी जी ने देख लिया उन गुणों को। खामखा में ही झगड़ा करने लग जाती हो तुम लोग। देखा, आज तुम लोगों के अंदर के छुपे हुए गुण कैसे बाहर आ गए। मौसी जी कितनी खुश होकर हमें आशीर्वाद भी देकर गई है ना। सच कहती हूँ बहू, तुम तीनों को बहू बनाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया बेटा। मैं तुम लोगों की वजह से आज बहुत खुश हूँ और खुद पर मुझे गर्व भी है कि मैंने तुम तीनों को अपनी बहू बनाया। इस तरह तीनों बहुओं को बहुत प्यार देती है और उनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करती है। सासू माँ को इतना खुश देखकर तीनों ही बहुएं बहुत ज्यादा खुश हुई थी और उस दिन से लेकर उनके दरमियान जो कुछ भी गलतफहमियां थी वो सारी की सारी दूर हो गई थी और एक बनकर पूरा परिवार खुशहाल जीने लगा। राधे श्याम और सत्यवती नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके यहाँ एक बेटा था जिसका नाम रंजीत था। वो लोग एक छोटे से गांव में रहते थे और राधे श्याम जी उसी गांव के स्कूल में मास्टर का काम करते थे और उनकी उम्र बढ़ गई थी जिससे वो रिटायर भी हो जाते हैं। सत्यवती बहुत ही समझदार और एक होशियार औरत थी। अपने बेटे को बचपन से हर बात की सीख वो बहुत अच्छे से देती थी। उसकी परवरिश वो बहुत अच्छे से करती है। बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, पैसों को खर्च कैसे करते हैं, इस तरह छोटी छोटी बात भी वो अपने बेटे को सिखाती थी, जिससे बचपन से ही रंजीत बहुत ज्यादा अक्लमंद और बहुत ही समझदार बन जाता है। मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया भी करते थे। वो भी बहुत अच्छा मन लगा कर पढ़ता था, जिससे पास ही में रहने वाले एक छोटे से शहर में एक कंपनी में उसको अच्छा सा काम भी मिल जाता है। राधे श्याम और सत्यवती जी ने सोचा कि अब उनके बेटे की शादी कर देनी चाहिए। इतना सोचकर वो अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू करते हैं। आसपास के सारे गांव में ढूंढते हैं,
और उन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम संजना था। संजना उन लोगों को पसंद आती है और रंजीत भी उसको देखकर शादी के लिए हाँ कहता है। फिर दोनों की शादी दोनों परिवार मिलकर बहुत खुशी खुशी कर देते हैं। अरे घड़ी की तरफ देखो, 8:30 बज गए हैं। बहू रानी अभी उठी कि नहीं? 9 बजने ही वाले हैं। रंजीत को भी तो ऑफिस जाना है ना। अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है ना, ऐसी ऊंच नीच तो होती रहती है। ऐसी चीजों को देखकर हमें अनदेखा करना चाहिए जी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे अच्छा ठीक है, ये सारी बातें तो मुझे भी समझ में आती है ना। तू मेरे लिए पानी गर्म कर दे, मैं ऐसे ही 2-4 मिनट के लिए बाजार जाकर आता हूँ। इतना कहकर राधे श्याम जी उनके घर के पास ही में रहने वाले एक चाय के दुकान के पास चले जाते हैं। फिर वहाँ उनके दोस्तों से बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। फिर चाय पीकर वापस घर पहुँचते हैं। तभी उनकी पत्नी उनके लिए लकड़ियों का चूल्हा रखकर उस पर उनके लिए पानी गर्म कर रही थी। राधे श्याम जी घर के पास जाते हैं और गर्म पानी को लेकर नहाते हैं। फिर घर के अंदर आते हैं और उनकी पत्नी से इस तरह से कहते हैं, अरे ओ सत्यवती, एक कप चाय बना दो मेरे लिए। हाँ, सुबह सुबह नाश्ते से पहले एक बार चाय पीते हो और नाश्ते के बाद दूसरी बार। बाहर जाकर आए थे ना अभी अभी, वहाँ पर भी तो आपने चाय पी होगी। कितनी बार एक रोज में चाय पियोगे? अब बार बार ऐसे चाय नहीं मिलेगी आपको। आराम से बैठ जाइए, अब आपको चाय शाम को ही मिलेगी। और हाँ, अगर चाहिए कुछ पीने के लिए तो मैं आपके लिए छाछ बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे बहुरानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। और तेरा बेटा ऑफिस नहीं गया है क्या? उसकी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है। हाँ, ऑफिस वॉफिस कुछ नहीं जा रहा है आपका बेटा। अरे आपके साहिबजादे को सुबह नहीं हुई है अभी तक। 2 दिन की छुट्टी रखी है उसने ऑफिस के लिए। अच्छा, तो फिर बहुरानी? हाँ, आपकी बहुरानी। उसने तो कहा कि सासू माँ, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है, मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। फिर मैंने उसको कॉफी दी, फिर कॉफी का कप लेकर अपने कमरे में घुस गई। अच्छा, रहने दे। नई नई शादी हुई है ना, ऐसी ऊंच नीच तो होती रहती है। हमें इसको देखकर भी अनदेखा करना पड़ेगा। अभी जा, खाना बनाना है तुझे। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ आप क्या बोल रहे हैं। इस तरह समय तो गुजर रहा था, लेकिन संजना के अंदर कोई बदलाव नहीं था, जिसको देखकर सत्यवती जी तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी। संजना अपना रूम ही नहीं छोड़ती थी। उसका बेटा सुबह उठता था, तैयार होता था, नाश्ता खाकर ऑफिस के लिए भी चला जाता था। लेकिन संजना 9 बजने के बाद कॉफी पीती थी और फिर कहती थी कि मेरा सर दुखता है, तो कभी कहती थी कि मेरा बदन बहुत ज्यादा दुख रहा है। ऐसे ही कोई न कोई बहाना बनाती और फिर जाकर अपने कमरे में आराम करती रहती थी। फिर 12 बजे उठती और अपना मुंह धोती थी। मुंह धोते समय भी अपने दोस्तों के साथ फोन में बात कर रही होती थी। आधा घंटा ऐसे ही अपने आप को साफ करने के लिए लेती थी, तो कभी पानी गर्म करने के बहाने से चूल्हे के पास बैठती, दोबारा से फोन लेकर बातें कर रही होती थी। फिर नहा धोकर आकर ठीक 2 बजे डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती थी। ये सब देखकर सत्यवती को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था। उनका तो खून खौलने लगता था, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। उसकी सास ने जो कुछ भी पकवान बनाए होते थे वो सब डालकर अपने लिए खा रही होती है और खाते समय में भी ईयरफोन्स को लगाकर वो अपने दोस्तों से बातें ही कर रही होती है। कहती है कि ये सब्जी अच्छी है तो ये सब्जी बहुत बुरी है। इन सारी बातों को सुन सुनकर घर के लोग परेशान होने लगे। घर में बैठकर ये सब करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता था, तो जाकर टीवी डालकर बैठ जाया करती थी। आराम से सोफे में लेटकर ऐसे ही बहुत देर तक टीवी देखती। अगर उसको नींद आती तो वहीं सो जाया भी करती थी। इधर सत्यवती और राधे श्याम जी अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश देते हैं, जिससे उन लोगों को इस लड़की का ये व्यवहार देखकर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है कि उस लड़की का ये बर्ताव देख देख कर थक चुके उसके माता पिता रंजीत को बिठाते हैं और रंजीत का पिता रंजीत से सारी बात बताता है। देख बेटा रंजीत, हमने सोचा था कि घर की बहू आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को
हर काम में सहायता करने के लिए एक आदमी मिल जाएगा और घर को अपना मानेगी। लेकिन तेरी पत्नी ऐसा बर्ताव करेगी हमने सोचा नहीं था। महारानी की तरह हमेशा अपने कमरे में रहती है या सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। सारा काम बेचारी तेरी माँ को ही करना पड़ता है। कभी कभी तो उसकी तबीयत भी तो खराब होती है ना, ऐसी हालत में भी उसको घर का सारा काम संभालना पड़ता है। तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हो, घर की इन सारी बातों के बारे में तुम्हें कहाँ कोई खबर होती है। शाम को आते हो और पत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए बाहर चले जाते हो। अब घर की जिम्मेदारी भला कौन लेगा? आस पड़ोस के सारे लोग यही बोल रहे हैं कि अरे वाह सत्यवती, इतना ढूंढकर कितनी अच्छी बहू को घर लेकर आई है। और तो और कुछ लोग तो मुझे देखकर मुझ पे हंस रहे हैं। छी छी, कैसी लड़की है। शायद उसके घर वालों ने उसे कोई तरीका सिखाया ही नहीं है। न कोई काम आता है और न बड़ों की मर्यादा पता है। अरे माँ, लेकिन ये सारी बातें आप मुझसे अब क्यों कह रही है? पहले भी तो बता सकती थी ना। अच्छा ठीक है, मैं संजना से बात करूंगा। आप ऐसे दुखी मत हो माँ। माता पिता की कही सारी बातों को सुनकर रंजीत को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर संजना के बर्ताव को लेकर थोड़ा बहुत परेशान तो होता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी से जाकर इसके बारे में बात करता है। ये क्या है संजना? घर की बहू का मतलब जानती हो? जिम्मेदारी। पता है, एक घर की बहू को अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेनी चाहिए होती है। तुम कहती थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैं सोचता था कि कुछ समय घर में तुम आराम करती होगी और उसके बाद मेरी माँ की सहायता करती होगी। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरे माता पिता का दिल तुमने बहुत दुखाया है संजना। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? अब मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो कि आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? घर में तो मुझे पता है कि बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे करना नहीं आता है ना, क्योंकि मेरे घर में तो नौकरानी होती है और सारे काम वही कर लेते हैं। मुझे तो खाना तक बनाना नहीं आता। अगर मैं यहाँ खाना बनाऊंगी और मेरा बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आएगा, तब तो वो लोग मुझसे ही शिकायतें करेंगे ना कि खाना अच्छा नहीं बना है। बस इसी डर से मैं रसोई में नहीं जाती। और वैसे भी सासू माँ को तो कहना चाहिए ना कि अगर ज्यादा काम हो तो मुझे बुला सकती है, मुझसे काम ले सकती है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तक जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या होगा उसके बारे में सोचो। लेकिन एक छोटी सी विनती है संजना, मेरे माता पिता की इज्जत करो। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। इस तरह रंजीत अपनी पत्नी संजना से बात करता है। फिर बात करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। संजना ये सोचकर परेशान होती है कि अब मुझे घर का काम किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसके सास और ससुर के पास जाती है और उन लोगों से माफी मांगती है। पूछती है कि मुझे घर में क्या काम करना पड़ेगा। उसको बताया जाता है कि उसको कौन कौन से काम करने हैं। तब से लेकर खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी, कपड़ों को ले जाकर सुखाया करती थी, फिर उन कपड़ों को लाकर जिन जिन के कपड़े थे उन लोगों के कमरों में रखा भी करती थी। अपने ससुर के लिए बार बार चाय बना कर देना। इस तरह बहुत सारे काम करके 2 ही दिन में बेचारी संजना की हालत तो बुरी हो गई थी, जैसे कि गन्ने के अंदर से रस निकला हो। हे भगवान, इतने सारे काम, इन सब को तो कर करके मेरी हालत बुरी हो गई है। अब मैं क्या करूं? अपने आप को कैसे बचाऊं ये सारे काम करने से? हाँ, एक काम करती हूँ। हर रोज कोई ना कोई बहाना बना लूंगी कि मुझे बाहर जाना है। एक दिन मंदिर चली जाऊंगी तो एक दिन बाजार चली जाऊंगी और थोड़ा बहुत समय वहीं पर बिता कर आऊंगी। यही अच्छा मौका है घर के काम से बचने का। इस तरह संजना हर रोज कोई न कोई नया बहाना बनाती और घर से बाहर चली जाया करती थी। फिर 2-3 घंटों तक घर वापस नहीं आती थी। लेकिन इधर घर में रोजाना के काम ऐसे ही रुक जाते थे, जिनको देखकर बेचारी सत्यवती जी खुद ही घर का सारा काम कर लिया करती थी। बहुत समय ऐसे ही गुजर गया था। अब सत्यवती जी ने सोच लिया कि ऐसे करने से इनकी बहू के अंदर बदलाव नहीं आएगा। मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे इस लड़की को अच्छा सा सबक मिल जाए।
तभी वो अपनी एक मौसी जी को फोन लगाती है और घर की सारी समस्या उनको बताती है। फिर घर पे रहने के लिए उनको बुलाती है। बहू संजना, देखो बेटा, कल मेरी मौसी जी आने वाली है। उनका नाम चामुंडेश्वरी है। वो ना थोड़ा पुराने जमाने की औरत है ना। उनके सोच विचार बहुत पुराने जमाने के हैं। हर बात पर रोकना टोकना बहुत ज्यादा करती है। कल ही आ रही है, उनका अच्छे से ख्याल रखना बेटा। ध्यान रहे कि उनको किसी चीज की कमी ना हो। और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ, क्योंकि घर की बहू भी तो तुम ही हो ना। सासू माँ की कही ये बात सुनकर उसको वैसे तो पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूर थी, जिससे हाँ कहती हुई अपना सर हिलाती है। और वो मौसी एक दिन आ ही जाते हैं। तब से लेकर मौसी जी के पैर दबाना, मौसी जी की सेवा करना, मौसी जी को पानी देना, उनका हर वक्त ख्याल रखना, खाना भी खुद अपने हाथों से बनाना, कभी कभार उनका सर दबाना और पैर भी दबाया करती थी। इतना ही नहीं, उनको पान चबाने की भी आदत थी, जो कि संजना को खुद ही पान को भी बनाना पड़ता था। इनकी सेवा कर करके थक चुकी संजना जब भी सोचती थी कि कमरे में जाकर थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लूंगी, ठीक उसी समय दोबारा से वो संजना कहती हुई उसको आवाज लगाया करती थी, जिससे बेचारी बहुत तंग होती थी और फिर आकर दोबारा से उनकी सेवा में लग जाया करती थी। संजना, बेटी संजना, इधर आ तो। जरा देख बेटा, इस टीवी की साउंड को बढ़ा दे। हाँ जी मौसी जी, ठीक है। और हाँ बेटी, गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर ला दे। टीवी देखते समय ऐसी चीजों को खाने में बड़ा ही मजा आता है मुझे। जी जरूर, बाजार में गर्मा गर्म पकोड़े मिलते ही हैं। अभी रुकिए, मैं जाकर आपके लिए लाती हूँ। अरे ना ना बेटी, ना ना, बाहर से लाएगी। पता नहीं कैसे गंदे गंदे तेल में वो लोग ये सब बनाते होंगे। बाहर का खाना तो मैं बिल्कुल ना खाती हूँ बेटा। जा बेटी जा, आराम से अपने हाथों से स्वादिष्ट पकोड़े बनाकर ला दे। मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। और हाँ, एक और बात, ऊपर ना कपड़े सुखाए हुए हैं, जरा उनको भी लाकर ना रख दे बेटी। अभी जा, जल्दी जा। संजना मजबूर होकर वो लोग जो भी कहते थे सारे काम करती थी। इधर राधे श्याम जी और उनकी पत्नी बहू की ये हालत को देखकर मन ही मन हंस लिया करते थे। संजना रंजीत के पास आती है और कहती है कि घर का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं इन कामों को संभाल नहीं पा रही हूँ। पत्नी की ये बात सुनकर रंजीत उससे ये बात कहता है कि हाँ, घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें आदत बन जाएगी, अब सारे कामों को करने की आदत डाल लो। इतना कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। और फिर देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए थे। 10 दिन रहने के बाद मौसी जी उसके पास आते हैं और संजना से कहते हैं, देख बहू संजना, अपनी सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखना, तू समझ रही है ना, क्योंकि उस बच्ची की तबीयत तो बार बार खराब होती रहती है। अब उसको देखने के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा जब उसकी तबीयत खराब होगी तो। लेकिन इस बार अगर उससे कुछ हो गया ना, तो मैं, मेरे साथ मेरी एक जीजी है, वो भी आ जाएंगे, हम दोनों मिलकर। हाँ, अब इतनी दूर से आएंगे तो 10-20 दिन में तो जाएंगे नहीं, कम से कम 2-3 महीने तो रहकर ही जाएंगे बेटा। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी। मैं हूँ ना, मैं सासू माँ का, ससुर जी का और मेरे पति का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। आप आराम से जाइए। और उस दिन के बाद से लेकर संजना रोजाना सुबह सुबह उठ जाती थी, अपने सास और ससुर के लिए चाय और कॉफी भी बनाती थी। इतना ही नहीं बल्कि नाश्ता बनाकर अपने पति को ऑफिस भी भेजा करती थी। बहू के इस सारे काम को देखकर, उसके अंदर आए बदलाव को देखकर परिवार के बड़े लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। संजना घर के सारे काम कर रही है, इस बात को लेकर सत्यवती जी खुश तो हो रही थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू को ऐसे अकेला नहीं छोड़ती थी। खुद भी जाती थी और बहू के कामों में पूरी सहायता किया करती थी। कुछ समय गुजरने के बाद उनको संजना ने बहुत अच्छी खबर सुनाई थी, और वो ये थी कि अब संजना माँ बनने वाली थी। ये बात सुनते ही परिवार के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और तब से लेकर सत्यवती जी संजना का पूरा ख्याल रखते थे। उसका हर काम वो खुद ही करते थे, संजना को कोई काम करने के लिए नहीं छोड़ते थे।
तब संजना अपने मन में समझती है, सासू माँ और ससुर जी कितने अच्छे हैं। शायद मैंने ही इनको कभी समझा ही नहीं। ये लोग तो मुझे अपनी औलाद मानते हैं। मेरे खुद के काम भी वो करती हैं। सासू माँ कितनी प्यारी है, मुझे बेटी की तरह देखती है। शायद मैंने ही गलती की उनको समझने में, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जैसा वो लोग मुझे अपनी औलाद मानते हैं, मैं भी उनको अपने माता पिता मानूंगी, उनका पूरा आदर करूंगी, उनको कभी दुख नहीं दूंगी। अब मैं भी जिम्मेदार बनने की पूरी कोशिश करूंगी। इस तरह समझने के बाद वो खुद भी अपने आप को एक जिम्मेदार बहू मानने लगी। तब से लेकर अपने परिवार को हर चीज में सहायता देने के साथ साथ उनको हर बात में स्वीकारने भी लगी, जिसकी वजह से उनके परिवार में गलतफहमियां या एक दूसरे को नफरत करने का कोई भी मौका नहीं मिलता था, जिससे परिवार के सारे लोग एक बनकर खुशी खुशी जीने लगे।